मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 या यूनिट 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यही बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, फिर आप पार्ट 5 पढ़िएगा, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ओके, तो आज के इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम चीज़ें पढ़ेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बलयुग्म अंगुर कैसे निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का और उसका कार्य कैसे निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे और विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है और उसके अनुप्रयोग। ओके, तो आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, तो मान लेते हैं कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ये है। और इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, चाहे प्रत्येक बिंदु पर कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसका जो परिमाण होता है, उसकी दिशा जो होती है वो एक समान होता है। ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होगी, इस पर भी सेम, इस पर भी सेम, इस पर भी सेम, इस पर भी सेम वही होगा। उनका परिमाण और उनका दिशा दोनों भी सेम होगा। ठीक है, यही एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र आपको कुछ डायग्राम से शो करना चाहे तो कैसे शो होगा, कुछ डायग्राम देखते हैं। पहला डायग्राम देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, सेम, देन सी then D, then E, अब ये 5 डायग्राम शो किया जो मैंने, इन 5 डायग्राम में एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा है कौन सा नहीं, ये पहचान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन का एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण और दिशा सब एक बराबर होते हैं। तो अपन पहला डायग्राम देखते हैं। तो पहले डायग्राम में जो उसकी तीव्रता और दिशा जो एक समान दिख रही है, तो हाँ दिशा से पता चल जा रही है, तो हाँ ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है। फर्स्ट सभी ऊपर की ओर दर्शा रहे दिशा, हाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है। ओके, कुछ ऊपर दिशा जा रही है, कुछ दिशा नीचे जा रही है क्षेत्र की, मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये सभी एक ही दिशा में है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। कुछ इस दिशा में है, कुछ इस दिशा में है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। डायग्राम समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि तो ये सब एक ही तरफ तो है, लेकिन कुछ डाउन हो जा रहा है, कुछ अप हो जा रहा है, कुछ सीधे जा रहा है, तो ये भी एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो हमारे डायग्राम में कितना मिला हमको, ये फर्स्ट वाला, देन ये सेकंड और ये फोर्थ नंबर का हमको क्या मिला, एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये सब एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो डेफिनेशन देख लिया और कैसे डायग्राम पहचान सकते हैं वो देख लिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र तो हम लोगों ने देखा था, तो एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ बना लिया हम लोगों ने, सिर्फ 3 डंडी बनाए, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, अब वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब उस रखने से पहले इसको कैसे रखना है, किस प्रकार से, वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास
एक ये, ठीक है, एक छड़ी प्रकार से है, ये वैद्युत ध्रुव समझ लेते हैं इसको अपन। ओके, ये वैद्युत ध्रुव है, इधर प्लस क्यू आवेश, इधर माइनस क्यू आवेश। अब इसको रस्सी से बांधेंगे बीचों बीच, रस्सी से बांध के जब इसको लटकाएंगे तो क्या ऐसे रहेगा? ये नहीं रहेगा, या तो ये ऐसे रहेगा या तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, या ऐसे या ऐसे। और स्टार्टिंग में फिर थोड़ा अप डाउन होगा, अप डाउन, ठीक है। ये तो वैद्युत ध्रुव भी सेम इसी प्रकार से रखाएगा। वो इस विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से रखाएगा? जैसे आप रस्सी से बांध के आप लटका दो एक छड़ी को, तो छड़ी कुछ इस प्रकार से लगे रहती है। तो बस इसी प्रकार से हमारा वैद्युत ध्रुव भी ये, ओके, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो फिर से बना लेते हैं, ओके। तो एक होगा इसका भाग। अब वैद्युत ध्रुव पड़ता ही है, वैद्युत ध्रुव क्या होता है? ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ओके, यहाँ पे इनके जो मध्य बिंदु है उसको ले लेते हैं O, ठीक है। अब वैद्युत ध्रुव जो है इसको जब लटकाते हैं तो ये अप डाउन ये होगा, छड़ी ऐसे होती है। वैद्युत ध्रुव क्या करता है? वैद्युत ध्रुव यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र E के समानांतर होने का प्रयास करता है, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, तो घूमता है। तो कितना एंगल ये कन्वर्ट करते रहता है, अप डाउन होते रहता है। मान लेते हैं ये एंगल इसका थीटा। अब थीटा यहाँ भी बन रहा है। विद्युत क्षेत्र ई जो मैंने सिर्फ 3 लाइन लिया है, वो 3 लाइन मतलब बीच में भी वो लाइन है कुछ इस प्रकार से। तो देन ये थीटा, 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 पूरा एंगल वही बनाया थीटा जितना डिग्री वो घूम रहा है विद्युत क्षेत्र से। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा ले लिया। अब वैद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए एक बल कार्य करेगा। अब यहाँ बल कहाँ से आएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको एक फॉर्मूला भी मिला था। वो फॉर्मूला था E = F/Q। देन यहां से हम F निकालेंगे तो F = QE। F क्या मिला? QE। ये मिल गया हमको बल का फॉर्मूला। ये बल कहाँ लगेगा? इस Q आवेश पर, इस Q आवेश पर। ओके, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब दोनों पे बल तो लगेगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो परिमाण तो बराबर होगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है तो परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन प्लस Q आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस Q आवेश पर बल लगेगा इधर आगे की ओर, और इस पे लगेगा इधर पीछे की ओर। एक बल F इधर, एक बल F इधर। F = QE दोनों साइड लिख सकते हैं। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ गया इस पे, ठीक है। ये इधर, ये इधर। अब एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य कर रहा है। ये करना क्या चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं कि एक बल जब नीचे की ओर लगेगा, सामने जा रहा, मतलब ये अभी ऊपर जा रहा, तो बल क्या करेगा? इसको समानांतर लेने का प्रयास करेगा। ये इसको ऊपर लेकर समानांतर प्रयास करेगा। मतलब ये कुल मिला के जो वैद्युत ध्रुव होता है उसको समानांतर करने का प्रयास करते हैं। मतलब यहां से एक इधर, एक इधर, इस स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। ओके, बल क्या करते हैं कि वैद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो ये डायग्राम हम लोगों ने समझ लिया किस प्रकार से क्या था। ये F का फॉर्मूला कहां से है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो मैं हमने डेरिवेशन पे आते हैं। ये तो समझने लायक चीज हो गई, डायग्राम कंप्लीट हमारा। डायग्राम में भी और चीज भी है, उसको भी बनाते हैं अभी। वो क्यू
कैसे अप्लाई होगा वो थ्योरी में समझ लेंगे थोड़ा, ठीक है। माना है कि वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2L है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र पे प्लस क्यू आवेश पर माइनस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है। यह बल परिमाण में तो एक समान होता है, किंतु इनकी दिशा विपरीत होती है। एक आगे लग रहा है, पीछे दिशा विपरीत होती है। क्योंकि यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं एक ही वैद्युत ध्रुव पर, तो यहाँ पे लगने वाला जो बल होगा उसे बलयुग्म आघूर्ण कहेंगे, ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण। अब 11th में भी हम लोगों ने बलयुग्म आघूर्ण पढ़ा था, वहां बलयुग्म आघूर्ण क्या था, ठीक है, वहां था, यहाँ भी सेम वही मिलेगा अपने को। वहां था इस बलयुग्म आघूर्ण को अपन प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण भी कह सकते हैं। यदि 11th के याद हो तो प्रत्यायन वर्ड का यूज करते हैं, वो समझ में आ जाएगा। बलयुग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। हाँ, तो हम बात करते हैं कि ये प्रत्यानयन वर्ड कहां से होता है। जब कोई वस्तु अपने एक स्थिति के दोनों ओर गति करती है, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो हमें प्रत्यानयन बल लगता है, ठीक है। ये यहाँ आने का प्रयास करेगी तो कभी इसके ऊपर, कभी इसके नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार से अप डाउन होते रहेगी। मतलब अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है, मतलब वहां पे प्रत्यानयन बल लग रहा है। क्योंकि यहाँ बल एक ना होकर दो लग रहे हैं, इसलिए से प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। अब वो गति भी कर रहा तो उसके लिए एक वर्ड यूज हो गया आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। 11th प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या था, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ये जो जड़त्व आघूर्ण चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी उसका एक वीडियो आएगा तब उसमें आप समझ लीजिए इस चीज को और अच्छे से। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये फॉर्मूला बना था, और दोनों यहाँ पे एक सदिश राशि था टाउ, इसलिए एफ क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, ये बना था। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं कि इस वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या निकलने वाला है। ओके, तो बलयुग्म आघूर्ण को शो करेंगे टाउ से। एक बल, दोनों बल परिमाण में बराबर है तो कोई भी एक बल ले सकते हो आप इसमें। ओके, हम यह ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्यू ई, और दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी। अब यहाँ पे देखो, ये तो सीधे यहां से यहां तक की डायरेक्ट दूरी है, कोई लंबवत दूरी नहीं है, ठीक है। तो लंबवत दूरी के लिए अपन क्या करते हैं, इसको नीचे लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, देन ये बन रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब लंब, तो ये दोनों बीच से कहेंगे लंबवत दूरी कहलाएगी। और चूंकि यहाँ पे भी लाइन होगा, ये लाइन भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएगा, तो यहाँ पे एंगल बन सकता है थीटा। ओके, तो ये लंबवत दूरी, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसको नाम दे देते हैं अपन, अच्छा वैद्युत ध्रुव को नाम देते हैं ए, और ये बी, और यहाँ पे नाम दे देते हैं अपन सी। चलो ओके, अब निकाल लेते हैं वैल्यू अपन। यहाँ पे लंबवत दूरी मतलब हमको चाहिए ए सी की वैल्यू। ओके, यहाँ पे लिखते हैं ए सी। ओके, लंबवत दूरी, त्रिभुज ए बी सी से एबीसी में साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे रीजन ये है कि हम साइन थीटा ही क्यों निकाल के रख रहे हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। हमको पता है कि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे हमको लंब की वैल्यू चाहिए और कर्ण की वैल्यू दी हुई है, आधार दिया ही नहीं हुआ है, तो अपन कॉस और टेन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें आधार आ जाएगा, आधार की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। ओके, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है, लंब है AC, ओके, कर्ण है AB, तो साइन थीटा इक्वल टू AC, AB की वैल्यू है 12, 12 यहां आ जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी
12 को 3 गुणा कर दो तो AC इक्वल टू 2L साइन थीटा। AC का मान यहाँ पुट कर देते हैं समीकरण में। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर तो टाउ इक्वल टू QE इंटू 12 साइन थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था, चलो यहां तक पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर इसका एक मैं 2-3 लाइन और है वो बताता हूँ। ओके, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। तो अपने पास स्टेप क्या आया था कि टाउ इक्वल टू QE 12 साइन थीटा। हमको पता था चूंकि अक्षीय स्थिति निश्चित स्थिति में यूज कर चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये Q है और ये 2L है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं P, और ये बच गया हमारा E और ये बच गया साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे सदिश को शो कर रहा है, तो जो टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बनाएगा, मतलब टाउ एक कैसी राशि है, तो टाउ यहाँ पे एक सदिश राशि है। टाउ मतलब बलयुग्म आघूर्ण से टाउ पढ़ते। तो एक चीज यहाँ पे और जो पीटी पीएमटी और नीट के एग्जाम में पूछता है बलयुग्म आघूर्ण के बारे में यहाँ पे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, इस पे कुल बल कितना लगता है, कुल बल। ये डेरिवेशन तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन इससे बात करते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है वो, तो कुल बल यहाँ कितना लगता है। हम देखते हैं एक बल लग रहा है F इक्वल टू QE, दूसरा बल लग रहा है F इक्वल टू QE, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। तो जब कुल बल निकालेंगे तो F प्लस F, जो कि इसकी दिशा उल्टी है दूसरे वाले की, F1 F2 देते हैं, तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस F1 माइनस F2। देन वैल्यू पुट करेंगे QE माइनस QE, कुल मिला के 0। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, 0। नेट बल क्या, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। यदि वो एक समान विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो 0 नहीं होने वाला फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वो था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। हम यहाँ देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल लगता है इधर F इक्वल टू Q प्लस Q पर, एक लगता है माइनस Q पर, F इक्वल टू QE यहाँ लगता है। जब दोनों बल कार्य करते हैं, इसको घुमा के वापस विद्युत क्षेत्र के समान लाने का प्रयास करते हैं, तो इस स्थिति में कितना कार्य करना पड़ता है, इसके लिए व्यंजक निकालना है। ओके, डायग्राम जो इससे पहले बलयुग्म आघूर्ण में बना था और डायग्राम इसमें घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, दोनों में सेम डायग्राम है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी क्या लिखना है स्टार्टिंग में, पहले वो डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद इसका छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव AB लेते हैं जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है तथा इस पर लगने वाला प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, इतनी थ्योरी थी। देन लिखेंगे प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा है। ठीक, ये थ्योरी हो गई। अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो 11th में था सेम वैसे ही प्रोसेस करना है अपने को। यदि कार्य थोड़ा सा, यदि विस्थापन, फॉर्मूला क्या था 11th में, W इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है, मतलब बल गुणित विस्थापन, ये फॉर्मूला। बल की जगह बलयुग्म आघूर्ण, विस्थापन की जगह उसका हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोण में विस्थापन हो रहा है, कोण कितना घूम रहा है कितना नहीं घूम रहा कोण में, तो विस्थापन मतलब थीटा। यदि विस्थापन थोड़ा सा होगा तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। कहने का मतलब ये है कि विस्थापन यहाँ पे कितना थीटा, यदि हम इसके सामने लगा देते हैं डी अल्प विस्थापन, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी हो जाएगा DW अल्प कार्य, F यहाँ रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा इसमें भी। ओके, तो लिखेंगे यदि
यदि द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, तो उसे dw इंटू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ के लिए, क्योंकि टाउ यहाँ पे बलयुग्म आंगुड़ है, एफ केवल बल था, यहाँ पे बलयुग्म लग रहा है तो टाउ यूज करेंगे। ठीक है, वही सेम बल गुणित विस्थापन वही चीज है यहाँ पे। तो थोड़ा सा विस्थापन होगा, थोड़ा सा घुमाया हमने उसको, तो कार्य भी कितना हुआ, थोड़ा सा होगा। ठीक है, यदि हमको स्टार्टिंग से लास्ट तक कितना घुमाया, तो हमको ये भी अगर ये निकाल लेते तो यही पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग से लास्ट तक कितना कार्य किया गया। ओके, तो यदि द्विध्रुव को जीरो डिग्री से थीटा तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य, मतलब एक निम्न सीमा से उच्च सीमा तक इसको घुमा रहे हैं अपन पूरा। तो यहाँ पे यूज होता किस चीज का, समाकलन का, जो 11 से पढ़ चुके हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, कार्य क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है 0 से लेकर डब्ल्यू तक। चाहो तो यहाँ पे आप कुल कार्य डी कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है, 11 में सीख चुके थे इसको भी। यहाँ पे 0 डिग्री निम्न सीमा और थीटा उच्च सीमा, यहाँ पे 0 निम्न सीमा था, फिर टोटल कार्य था डब्ल्यू। इसके लिए तो पढ़ते हैं, डी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, डी एक्स है तो एक्स, टी वाई है तो वाई, वाई उतारते हैं। टाउ इसमें से बाहर आ जाएगा, क्योंकि टाउ थीटा के फॉर्म में नहीं है, ये थीटा के फॉर्म में है तो अंदर रहेगा। ठीक, इतना आ गया, इतना नोट कर लो। थोड़ा सा और वो भी उतार लेते हैं। इस चित्र को मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी एक और जो डेरिवेशन करेंगे उसमें भी सेम चित्र का यूज होगा, इसलिए इसको नहीं मिटा रहा, मैं इसी को मिटा के आगे इसको बता देता हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो हमने देखा था W इज इक्वल टू टाउ थीटा, टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ की वैल्यू थी डी थीटा 0 थीटा। तो अपन यहाँ से पीई को बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा डी थीटा अंदर ही रहेगा। ओके, W इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा 0 से थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, और ये उसकी लिमिट लग जाएगी निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो इसका मतलब होता है कि जहां पे थीटा है वहां पे हम ये दोनों को पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, पहले माइनस बाहर निकाल लेते हैं, काम करते हैं तो इजी होगा। माइनस पीई, तो कॉस एक बार रखाएगा थीटा, फिर दोनों के बीच में माइनस साइन आता है, फिर एक बार कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पलट जाएगा, सिंपल सा। W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया किए गए कार्य के लिए, सॉरी द्विध्रुव को घुमाए गए कार्य के लिए व्यंजक। ठीक है, अब इसमें कुछ स्थिति भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या क्या स्थिति बन सकती है वो देख लेते हैं। पहला केस स्थिति का, ओ भाई, पहला केस स्थिति का, जब
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो वैद्युत ध्रुव है दोनों एक ही लाइन में हो। इस स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तब वहां वैल्यू पुट कर दो। W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री होती है 1, 1 माइनस 1 कितना? 0। 0 मल्टीप्लाई से होगा 0, बिल्कुल मिला जाएगा। W इक्वल टू 0 किया गया, कार्य शून्य है। दूसरा केस, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब कि ये विद्युत क्षेत्र इस समान है और द्विध्रुव प्लस Q माइनस Q इस प्रकार से होगा, मतलब 90 बनाएगा टोटल इनके बीच। ओके, तब क्या आ जाएगा? W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है कितनी? 0। W इक्वल टू PE और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? केवल 1 बचेगा, मतलब PE बचेगा। तो ये आ गया। और तीसरा केस क्या बनता है इसमें? जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, मतलब प्लस Q इधर था, माइनस Q इधर पलट जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है और प्लस Q इधर आ गया, माइनस Q इधर आ गया, विपरीत दिशा, 180 डिग्री बन गया। तो W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे W इक्वल टू PE 1 और ये माइनस और इसका -1 क्या हो जाएगा? +1। W इक्वल टू PE 112 तो 2PE। सबसे अधिक इसमें मिल रहा, इसमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसमें अधिकतम कार्य, इसमें न्यूनतम कार्य जब वो पहले से ही उसके बराबर होगा तब क्या कार्य शून्य होगा, कह सकते हैं इससे। तो क्या, जैसा कि कार्य के लिए व्यंजक अब देख लेते हैं इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। बात करते हैं जब स्थितिज ऊर्जा की, तो 11th में हम लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ा था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के बारे में। डेफिनेशन क्या था? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गति के कारण उत्पन्न होता है तो गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण परिवर्तन होता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल था। तो यहाँ पे स्थिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है, जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आएगा। हमने देखा कि जब हम इसको वैद्युत ध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये वैद्युत ध्रुव घूमने का प्रयास करते हैं, इसमें बल लगता है, बलयुग्म आघूर्ण लगता है तो घूमने का प्रयास करता है, मतलब इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा। अब स्थिति में परिवर्तन हो रहा तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आएगा। 11th में जब हमने कैसे डेरिवेशन किए थे तो हमने उसमें क्या किया था, लास्ट में कॉन्सेप्ट क्या निकला, जैसे एक याद होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र, जैसे इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला आया था। यही किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता था, मतलब कार्य ऊर्जा के बराबर था। 11th हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्य ऊर्जा सब आपस में बराबर होते हैं। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ भी सेम वही चीज होगा। 11th में जैसे W इक्वल टू mgh आया था, यही किए गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर था, U इक्वल टू mgh। सेम ऐसे ही यहाँ भी हम कार्य निकालेंगे और वही कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। इससे पहले जो हम लोगों ने कार्य का डेरिवेशन किया सेम वैसे ही डेरिवेशन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। वो चेंजेस क्यों है और किस लिए आता है वो थोड़ा समझ लो। आखिर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन क्या बनता है वो समझ लेंगे तो चेंजेस क्यों रहे समझ में आ जाएगा। ओके, तो किसी वैद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, ये कंडीशन कार्यावली में अप्लाई नहीं था,
ठीक है, वहां से घुमाने से मतलब था, यहाँ जरूरत है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन। अब ये मानक स्थिति क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है, इनको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हमने जब कंडीशन अप्लाई किया था कि कार्य वाले में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब डब्ल्यू इक्वल टू कुछ वैल्यू आई थी हमको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब डब्ल्यू इक्वल टू वैल्यू आई थी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब कुछ वैल्यू आई थी। वैल्यू क्या क्या थी, जब वहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था तो वैल्यू मिला था हमको 0, डब्ल्यू मिला था पीई और डब्ल्यू मिला था 2 पीई। ये तीन स्थिति हमको मिली थी। हम यहाँ देखते हैं जब हम थीटा इक्वल टू 180 अप्लाई करते थे, इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो अस्थायी रूप में होता है, तो हम इसे लेते ही नहीं, छोड़ते हैं, अस्थायी रूप वाला चाहिए ही नहीं। इन दोनों स्थिति में जो हमको अधिकतम कार्य प्राप्त होता है वो अधिकतम कार्य ये प्राप्त होता है किस केस में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो मानक स्थिति होगा, मानक स्थिति थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 0 ले सकते थे, 0 में क्या मिलता, कार्य शून्य मिलता। ठीक है, कार्य शून्य मिलता, स्थिति ऊर्जा क्या मिलती, वो भी शून्य मिलती। इसलिए W इक्वल टू क्या ले रहे हैं, सॉरी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जिससे हमको अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। थीटा इक्वल टू 180 क्यों नहीं ले सकते, डायग्राम शो किया है मेरे कार्य वाले में। ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने पे जो द्विध्रुव होगा वो अस्थायी स्थिति में रहता है। ठीक है, इस कारण इसको यूज नहीं करते अपन, तो हमने यूज किया माना कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति कहने का मतलब हम लोग कितना घुमाया था, मान लेते हैं हमने जो घुमाया इसको मान लेते थीटा 1 और थीटा 2, हमने उसको घुमाया थीटा तक। मानक की स्थिति कितना था, ये 90 डिग्री तक था, हमने घुमाया कितना उसको, थीटा घुमाया। क्योंकि कितना घुमाया एंगल में लिखा हुआ नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, हमने कितना घुमाया, कितना घुमाया, थीटा, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 थीटा। ओके, तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो समझने वाली बातें हो गई थी, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। माना P वैद्युत द्विध्रुव अंकुर का, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर लगने वाला बल युग्म अंगूर टाउ इक्वल टू, थ्योरी लिख लीजिए जो मैंने बोला, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये सेम वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो आ जाएगा टी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन जाएगा ये थीटा 1 एंगल बन जाएगा। अब कितना इसको घुमा रहे हो वो बन जाएगा थीटा 2 अपना। ठीक है, तो लिखेंगे अतः नहीं, अब वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति थीटा 1 से वर्तमान स्थिति थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये तो 0 से W ही रहेगा, चाहे तो उसको शॉर्ट में से W लिख दीजिए, इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं। टाउ डी थीटा एंगल थीटा 1 तो थीटा 2, टाउ की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा, तो पीई साइन थीटा डी थीटा वैल्यू थीटा 1 थीटा 2।
थीटा वाला चीज अंदर रहेगा, बाकी बाहर पी बाहर निकाल देंगे। तो W इक्वल टू PE बाहर आ गया, थीटा 1 थीटा 2। समाकलन का यूज क्यों करते हैं तो पहले समझ चुके थे कार्य वाले में, क्योंकि जब हमको नंबर में पता होता है कि कितने नंबर तक चीज हुआ है तो हम सीधे हम वैल्यू नंबर पुट कर देते हैं। लेकिन जब हमको पता नहीं होता है कि एक निम्न सीमा से उच्च सीमा तक परिवर्तन हो रहा तो हम समाकलन का यूज करते हैं। समाकलन से पूरे बीच के जितना भी डिस्टेंस होता है वो निकल जाता है, कुल मिलाकर कितना होगा कार्य। तो यहाँ पे साइन थीटा ये थीटा, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, ये समाकलन साइन है, इंटीग्रेटेड को कॉस थीटा थीटा 2 थीटा 1। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देन हम यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट में जो हमारा फॉर्मूला आया था W इक्वल टू PE cos थीटा थीटा 1 थीटा 2। ओके, अच्छा सॉरी वहाँ भी चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस cos थीटा थीटा 2 थीटा 1, माइनस भी आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि समाकलन में साइन थीटा का होता है माइनस cos थीटा, माइनस भी आएगा। माइनस बाहर निकाल लेते हैं, W इक्वल टू माइनस PE। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सीमा रखने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले उच्च सीमा रखते हैं, हमने रखा, उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, फिर निम्न सीमा रखते हैं, हमने वो भी रखा, अपर लिमिट देन माइनस फिर लोअर लिमिट। ओके, चूंकि थीटा 1 क्या था, मानक स्थिति था 90 डिग्री, और थीटा 2 क्या था, थीटा वर्तमान स्थिति, इसलिए वैल्यू पुट कर लेंगे। W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 मतलब थीटा, और cos थीटा मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा वैसे ही रहेगा, ये 0, W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। वैसे हमको पता है कि जो कार्य होता है यदि ऋणात्मक आता है तो वो स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यही किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। तो W की जगह लिख देंगे U, क्योंकि अपन स्थिर ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, cos थीटा। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। ठीक है, वीडियो काफी लंबा बन गया है, इसलिए क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे अपलोड किए वीडियो को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू।